नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। टीएमसी नेता जहांगीर खान नेपाल सीमा क्षेत्र से गिरफ्तार। फाल्टा चुनाव में हुई हिंसा और अवैध वसूली के मामले में मुख्य आरोपी एसटीएफ ने कोलकाता लाकर पूछताछ शुरू की। बारह साल के कार्यकाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश, गरीबों और वंचितों के कल्याण पर दिया जोर। लोगों को सम्मान और अवसर देना ही सरकार का प्रमुख उद्देश्य। सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में अहम कदम। पश्चिम बंगाल आज बनेगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां प्रदेश। नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर किए जाएंगे हस्ताक्षर। और पश्चिम एशिया में फिर बढ़ा तनाव। ईरान इजरायल फिर आए आमने सामने। ईरान ने किए मिसाइल से हमले, जवाब में आईडीएफ ने किए ईरानी सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले। और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। टीएमसी नेता सुखेंदु शेखर राय का इस्तीफा। जी हां, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा सांसद पद से दिया इस्तीफा। राज्यसभा के सभापति को सौंपा अपना इस्तीफा। ममता बनर्जी को भी अपना इस्तीफा उन्होंने भेज दिया है। सुखेंदु शेखर राय, ममता बनर्जी को उन्होंने इस्तीफा भेजा है और उन्होंने कहा कि सिद्धांतों के कारण इस्तीफा देने का मैंने ये फैसला किया है। साथ ही उन्होंने लोगों का पार्टी पर भरोसा नहीं रह गया है, ऐसा उन्होंने कहा। सुखेंदु शेखर ने कहा कि पार्टी जनता से कट गई है और इसीलिए अब उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। इंडी गठबंधन से पहले ममता बनर्जी को ये बड़ा झटका। बेहद कद्दावर नेताओं में शुमार टीएमसी के सुखेंदु शेखर राय, जिन्होंने अब राज्यसभा पद से इस्तीफा दे दिया है, सांसद से इस्तीफा दे दिया है। ममता बनर्जी को लेकर कुछ वक्त पहले ही उनका गुस्सा भी फूटा था और जैसे ही टीएमसी की करारी हार के बाद टीएमसी में बगावत के सुर उठने लगे थे और उस समय भी सांसद सुखेंदु शेखर ने कहा था कि कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी टीएमसी। जिस तरह से लगातार भ्रष्टाचार का आरोप आ रहा था, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हालिया विधानसभा चुनाव में हार से अब सबसे वफादार नेताओं का सबसे बड़े आलोचक उनके बनते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जो नेता लगातार खामोश चल रहे थे, अब वो खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त फोन लाइन पर। टीएमसी नेता सुखेंदु शेखर राय का इस्तीफा। कुमार आलोक, लगातार घिरती नजर आ रही हैं ममता बनर्जी। करारी हार के बाद लगातार झटके उनको मिल रहे हैं। ये पहला नाम सामने आया है टीएमसी के राज्यसभा सांसद, लेकिन फहरिस्त अभी लंबी बताई जा रही है। फिलहाल सुखेंदु शेखर राय का और क्या कुछ कहना है? देखिए, ये बहुत बड़ा झटका है, खासकर टीएमसी के लिए। हम कहेंगे कि टीएमसी के फाउंडर मेंबर्स में से एक थे और बहुत ही वरिष्ठ सांसद राज्यसभा में लगातार वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे और ऐसे समय में उनका इस्तीफा देना एक तरह से ममता बनर्जी की पार्टी और या ममता बनर्जी के लिए गहरा आघात से कम नहीं है। और ये जो एक तरह से देखा जा रहा था कि ममता बनर्जी बहुत स्ट्रांग पार्टी है बंगाल में और जो कुछ भी असंतुष्ट धड़े थे वो चुप थे, क्योंकि काफी संख्या में उनके विधायक बनकर आए थे पिछले चुनाव में 2021 में। तो एक विद्रोह की स्थिति थी, खासकर उनके जो भतीजे थे अभिजीत को लेकर के पूरे पार्टी के अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो वो भी ममता बनर्जी के काफी करीब थे। लेकिन जिस तरीके से अभिजीत बनर्जी को ममता बनर्जी ने तवज्जो देना शुरू किया, तब जाकर के वो वहां से हटे। और आज देखिए बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। तो अभी जैसा ऋतुव्रत बनर्जी जो विधायकों 50 से ऊपर यानी 60 विधायकों के नेता वो बने हैं और विधानसभा में उन्हें मान्यता भी दे दी गई है। तो ऋतुव्रत बनर्जी का कहना है कि हमारे साथ लगभग कम से कम 18 से 19 सांसद हमारे संपर्क में हैं। बिल्कुल। तो कुमार आलोक, इस बात की भविष्यवाणी सुखेंदु राय ने बीते हफ्ते ही कर दी थी कि कुछ दिनों में तृणमूल कांग्रेस खत्म हो जाएगी, बिखराव के कगार पर है। देखिए, अगर हम तृणमूल कांग्रेस की बात करें, तृणमूल कांग्रेस जब सत्ता में आने के बाद जिस मजबूती से उन्होंने सत्ता संभाला, उतनी ही उन्होंने पूरे जो विपक्षी दल थे, चाहे वो सीपीएम हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो,
एक एक नेताओं को तोड़ लिया, और वही जो नेता थे जो उनके अग्रिम पंक्ति के कतार में खड़े हो गए, तो एक तरह से उन्होंने अपोजिशन को ध्वस्त कर दिया था। आप देखिए कि जब पार्टी उनकी कमजोर हुई है, एक तरह से आपने देखा कि बहुत ही करारी हार उनकी हुई बंगाल में, और उसके बाद इतना बड़ा नेता, बहुत ही बड़े नेता है सुखेंदु राय, वकील भी हैं पेशे से और ममता बनर्जी के खास माने जाते थे, लेकिन उनका इस तरीके से विद्रोह करना एक तरफ एक खतरे की घंटी है ममता बनर्जी के लिए। आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं और आप देख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो पार्टी के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद यहां पर सुखेंदु शेखर राय ने कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है, और ये ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका। दूसरी खबर भी पश्चिम बंगाल से, जिसकी राजनीति से जुड़े चर्चित टीएमसी नेता जहांगीर खान को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बंगाल एसटीएफ ने दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और टीएमसी नेता जहांगीर खान को नेपाल सीमा के पास से पकड़ लाया है। जहांगीर पर रंगदारी वसूली, हत्या के प्रयास, चुनाव बाद हिंसा फैलाने और अवैध हथियार रखने समेत कई गंभीर आरोप दर्ज हैं। एसटीएफ की कार्रवाई उस समय तेज हुई जब 26 मई को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरोपी को मिले सभी कानूनी संरक्षण वापस ले लिए थे। इसके बाद जहांगीर की गिरफ्तारी में मौजूद कानूनी बाधाएं खत्म हो गई थीं। जहांगीर को अभिषेक बैनर्जी का करीबी माना जाता है। अब एसटीएफ उससे जुड़े नेटवर्क, अवैध हथियारों और हिंसा मामलों में गहन पूछताछ की तैयारी कर रही है। फाल्टा में चुनाव के दौरान टीएमसी नेता जहांगीर खान पर ईवीएम में छेड़खानी के आरोप लगे थे। इसके अलावा चुनाव ऑब्जर्वर बनाए गए आईपीएस अजयपाल शर्मा की सख्ती के बाद उनके बयानों ने सुर्खियां बटोरी थीं। जहांगीर खान ने कहा था कि अगर अजयपाल शर्मा सिंघम हैं तो वह पुष्पा हैं। चुनाव में गड़बड़ी की रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग ने फाल्टा का चुनाव रद्द कर दिया था। लंबे समय से फरार चल रहे जहांगीर की गिरफ्तारी को सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। तो एसटीएफ के शिकंजे में जहांगीर। प्रवर्तन निदेशालय आइजॉल उप क्षेत्रीय कार्यालय मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। ये छापेमारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अगरतला क्षेत्रीय इकाई के धन शोधन मामले में की जा रही है। इस मामले में 21 अगस्त 2025 को भारी मात्रा में नशीले पदार्थ पकड़े गए थे, जिनमें लगभग 49 किलो मेथफेटामाइन और हेरोइन शामिल थी। जांच में पता चला है कि कुछ तस्कर मिजोरम के चम्फाई और जोखावथर इलाके के रास्ते म्यांमार सीमा से ड्रग्स भारत में ला रहे थे। इसके बाद ये ड्रग्स त्रिपुरा के रास्ते बांग्लादेश सीमा के करीब तक पहुंचाई जा रही थी। ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि इस अवैध कारोबार से कमाए गए पैसों को बैंक खातों और फर्जी कंपनियों के जरिए छुपाया जा रहा था। अब तक जांच एजेंसियों ने इस मामले में लगभग 142 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्ति की पहचान की है। ईडी की टीमें आगे की जांच में जुटी हुई हैं और कई जगहों पर तलाशी अभियान जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम में सरकार की बीते 12 साल की उपलब्धियां और देश के वंचितों के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी। अंत्योदय सरकार का लक्ष्य पिछले 12 वर्ष में भारत ने कई बदलाव देखे हैं। बदलावों के केंद्र में गरीबों और वंचितों का कल्याण रहा है। अंत्योदय सरकार का ये लक्ष्य जो जमीन पर बड़ा बदलाव ला रहा है। हम हमेशा अंत्योदय से प्रेरित रहे हैं। विकास का लाभ दशकों से पीछे छूटे लोगों तक पहुंचाना ये उद्देश्य था। जनधन खातों की बात करें और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लोगों को मिला पूरा लाभ।
स्वच्छ भारत, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन से लोगों को मिले अवसर, तो वहीं आयुष्मान भारत जैसी पहल का मकसद लोगों को सम्मान और अवसर दिलाना है। गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में टेक्नोलॉजी ने भी अहम भूमिका निभाई। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और डिजिटल प्लेटफॉर्म लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुए। लोगों तक मदद सीधे और पारदर्शी तरीके से पहुंच रही है। लीकेज बहुत ज्यादा कम हुआ है, कार्यक्षमता बढ़ी है। तो अंत्योदय सरकार का जो लक्ष्य रहा कि लोगों तक सीधे मदद पहुंचे, वो भी पारदर्शी तरीके से उसमें सफलता पाई है। शासन प्रशासन में भरोसा मजबूत हुआ है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के चलते आगे बढ़ते हुए गरीब कल्याण का सफर बना एक सामूहिक आंदोलन। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। राज्य में जल्द ही केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल इस स्वास्थ्य योजना को अपनाने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। योजना को जमीन पर उतारने के लिए आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच एक आधिकारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस समझौते के बाद राज्य के लाखों परिवारों को मुफ्त और कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। एमओयू हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा करेंगे। वहीं समारोह में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत पीएमजेवाई पात्र लाभार्थियों को सेकेंडरी और टर्शरी देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है। तो अब बंगाल भी बनेगा आयुष्मान। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आखिर किस तरह से एक मील का पत्थर साबित हुई है भारतवासियों के लिए, आइए आपको बताते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा योजना है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके कवरेज की बात करें तो प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक का कैशलेस इलाज ये मुहैया कराती है। इसका लाभ अस्पताल में भर्ती, सर्जरी, दवाइयों और जांच का पूरा खर्च यहां पर इस कवरेज में है। 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी ये योजना। रांची से की गई थी इसकी शुरुआत। सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में आपको इस योजना के तहत इलाज मिल सकता है। अस्पताल में भर्ती से पहले 3 दिन का कवर भी है इस योजना के तहत। डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का खर्च भी इस योजना के कवरेज में शामिल है। तो आयुष्मान भारत अब बंगाल के लोगों को भी लाभ पहुंचाएगी। देश भर के अस्पतालों में इलाज की पोर्टेबिलिटी की बात करें, सर्जरी, दवाइयां और आईसीयू का खर्च भी शामिल है इसमें। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में ये कदम देश में बदलती स्वास्थ्य देखभाल चुनौतियों का समाधान लेकर आया। पीएमजेएवाई आयुष्मान भारत योजना का एक स्तंभ ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्वास्थ्य योजना है। समान स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना है। योजना का उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा साथ ही घरों के पास या फोन कॉल से उपलब्ध होना है। इसका उद्देश्य एबीडीएम गांव के क्लिनिकों से बड़े अस्पतालों तक सभी को डिजिटली जोड़ता है। खासतौर पर दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में वीडियो कॉल और ऑनलाइन परामर्श भी ये मुहैया कराता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की कहानी को और भी समझाते हैं हम आपको आंकड़ों के जरिए। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 44.14 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। अस्पताल में भर्ती के 12.03 करोड़ मामलों को यहां पर कवर किया गया है। साथ ही 1,80,435 करोड़ रुपए मूल्य के उपचार उपलब्ध कराए गए हैं अभी तक। 36,218 अस्पताल सूचीबद्ध हैं इस योजना के तहत। 19,659 सरकारी और 16,559 निजी अस्पताल शामिल हैं इस योजना में। 1.20 करोड़ वरिष्ठ नागरिक नामांकित हुए हैं।
किए गए हैं इस योजना के तहत, तो वहीं 3,000 करोड़ रुपए मूल्य के 13.84 लाख से अधिक उपचारों का लाभ प्राप्त हुआ है देशवासियों को। और आप आयुष्मान ऐप के जरिए इसके बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो क्या है ये आयुष्मान ऐप? PMJY लाभार्थियों के लिए एक एकीकृत मंच है। ये एंड्रॉयड और iOS दोनों में उपलब्ध है और साथ ही 19 क्षेत्रीय भाषाओं में आप सारी जानकारी इस ऐप के जरिए ले सकते हैं, यानी कि आपकी अपनी भाषा में भी आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। साथ ही आपको बताते हैं कि आयुष्मान ऐप से आप कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका पात्रता का सत्यापन करना है तो आप कर सकते हैं आयुष्मान ई-कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, उपलब्ध बीमा राशि के शेष सीमा पर नजर बनाए रख सकते हैं, तो वहीं सूचीबद्ध अस्पतालों का भी पता लगा सकते हैं और अगर कोई मुश्किल आ रही है तो आप शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नई सरकार के गठन के साथ ही पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास और निवेश को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं। राज्य में बाहरी कंपनियों की बढ़ती दिलचस्पी को लेकर राजनीतिक और कारोबारी हलकों में चर्चा जारी है। इस बीच प्रदेश के मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि सरकार निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में काम कर रही है और राज्य में निवेश को लेकर देश विदेश की कंपनियों से बातचीत जारी है। अलग अलग कंपनी जिनका जमीन पड़ा हुआ था वो उसका तलाश में आ रहे हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा और बहुत सारे नई कंपनी नेशनल इंटरनेशनल बाहर से भी दूसरे देशों से भी संपर्क कर रहे हैं यहाँ आके काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। पार्टी अब सरकार इस मामले में सोच रही है। अभी यहाँ की जो लोकल प्रॉब्लम्स था, जो प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ था, उसी में ज़्यादा हम लोग ध्यान दे रहे हैं। उसी के साथ साथ बड़ा प्रोजेक्ट जैसे अडानी समूह का प्रतिनिधि आए थे वहाँ डीप सी पोर्ट करने के लिए, तो उसका भी शुरू हो गया काम, सब एक साथ चल रहा है। भारत इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इंदौर में 9 से 13 जून तक ब्रिक्स की मेजबानी करेगा, जहां दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के कृषि मंत्री और प्रतिनिधि वैश्विक खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और किसानों के भविष्य जैसे अहम मुद्दों पर मंथन करेंगे। 9 से 11 जून तक जहां ब्रिक्स समूह के सदस्य देशों के अधिकारी मंथन करेंगे, तो वहीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक इंदौर में ही 12 और 13 जून को होगी। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उत्पादन बढ़ाना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही आवश्यक उत्पादन लागत को कम करना भी है। अनुसंधान और नई तकनीकों का लाभ छोटे किसानों तक पहुंचे, उनकी बाजार तक पहुंच आसान हो तथा कृषि ऋण और वित्तीय सहायता की उपलब्धता बढ़े। इन सभी विषयों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। खाद्य सुरक्षा और पोषण के साथ साथ किसानों की आय, रोजगार, आजीविका तथा सतत कृषि विकास जैसे अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की जाएगी। उत्पादन एक विषय है, उत्पादन लगातार बढ़ती रहे, फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित होती रहे, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो, लेकिन पौष्टिक आहार भी लोगों को मिले और किसान की आजीविका और रोजगार ये सुनिश्चित और सुरक्षित रहने चाहिए। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जिसको कहते हैं, सतत कृषि, उसकी भी चिंता करते रहना चाहिए। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि उत्पादन में निरंतर वृद्धि होती रहे, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित बनी रहे, लोगों को पौष्टिक आहार उपलब्ध हो, किसानों की आजीविका और रोजगार सुरक्षित रहे तथा सतत कृषि के सिद्धांतों का भी ध्यान रखा जाए। इन सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी। हमारी प्रत्येक नीति, प्रत्येक नवाचार के केंद्र में ये छोटे किसान रहे, क्योंकि जोत के छोटे आकार के कारण इनकी अपनी समस्याएं हैं। ये उत्पादन बढ़ाने में तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उत्पादन की लागत भी घटे, रिसर्च का, अनुसंधान का लाभ इनको मिले, बाजार तक इनकी पहुंच आसान हो और कृषि के लिए क्रेडिट का प्रवाह भी इनकी तरफ, क्योंकि लगाने के लिए पैसा चाहिए, कि वो प्रवाह भी इनकी तरफ और बढ़े। ऐसे अनेकों विषय हैं
तो खाद्य सुरक्षा और पोषण के साथ साथ किसानों की आय, उनका रोजगार, उनकी आजीविका और सतत कृषि विकास ये महत्वपूर्ण है। इस पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार के खिलाफ साझा रणनीति बनाने के लिए इंडी गठबंधन के नेता आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग कर रहे हैं। गठबंधन का दावा है कि 23 राजनीतिक दल बैठक में हिस्सा लेंगे और संविधान, लोकतंत्र, महंगाई, बेरोजगारी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही विपक्षी एकता पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल जिन सहयोगी दलों के साथ मिलकर कांग्रेस भाजपा को चुनौती देने की तैयारी कर रही है, उन्हीं दलों के भीतर कांग्रेस की कार्यशैली को लेकर असंतोष सामने आ रहा है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने इंडी गठबंधन की बैठक पर साफ साफ कहा कि आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है और वो मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। मैं तो पहले ही कई बार स्पष्ट कर चुका हूं कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो ये सवाल करना कि हम बैठक में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आम आदमी पार्टी शामिल होगी कि नहीं होगी, तो ये तो स्पष्ट है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा ही नहीं, तो उस बैठक में जाने का क्या प्रश्न। जो पार्टियां शामिल हो रही लेकर आपका क्या कहना? अब पहले मुद्दे क्या डिस्कस कर रहे हैं, मुद्दे सामने तो आए, पहले कोई मुद्दा तो सामने आए। जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, आम आदमी पार्टी गठबंधन का हिस्सा नहीं है और मीटिंग में हम लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। वहीं सीपीआई के महासचिव डी राजा का बयान इंडी गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये ही साफ नहीं है कि बैठक का एजेंडा क्या होगा, कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे और कौन कौन से नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। After long time, the India bloc meeting is taking place, and what is going to be the agenda? What are the issues going to be raised? Who are the leaders going to be present in the meeting? Nothing is very clear. Only when meeting begins, we will come to know which are the parties, who are the leaders attending the meeting, and what are the issues which are going to be discussed. उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज से शुरू हो गई है। ये परीक्षा 8, 9 और 10 जून को यूपी के सभी 75 जिलों में आयोजित की जा रही है। भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 32,679 पदों के लिए 28,86,797 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 1,183 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अन्य राज्यों के परीक्षार्थी भी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा हर दिन 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। पहले दिन की प्रथम पाली की परीक्षा सुचारू रूप से संचालित हो चुकी है। वहीं द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित की जाएगी। हर पाली में लगभग 4,81,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस विभाग और जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। इस परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सभी केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक और पुलिस बल की तैनाती की गई है। संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था भी लगाई गई है। यूपी सरकार की ओर से पुलिस भर्ती परीक्षा को देखते हुए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। अतिरिक्त बसों का संचालन भी किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभ्यर्थियों के हित में लिया बड़ा फैसला और एडमिट कार्ड दिखाने पर इन छात्रों को बस किराए में 50% की छूट भी दी जा रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी की ओर से जारी एक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा शहर की सूचना, पर्ची, एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और एडमिट कार्ड जारी होने से संबंधित नई घोषणाओं के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर अपडेट रहने के लिए कहा है। मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी परीक्षा इस साल 3 मई को हुई थी,
लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बीच एनटीए ने 12 मई को इसे रद्द कर दिया। सीबीआई वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है और पुनः परीक्षा 21 जून को निर्धारित है। पेट्रोलियम निर्यातकों देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है। ऐसे में ओपेक प्लस का ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।